हाँ जी, बताओ क्या जानते हो साइंस एंड टेक के बारे में? सहज। हाँ जी, कुछ पता साइंस एंड टेक के बारे में? नहीं, बताओ। हाँ, ये तो बायो का पार्ट है। बायो अलग है, बायोटेक्नोलॉजी अलग है, बस यही चीज समझेंगे आज के हम, डिफरेंस है क्या बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और जनरल साइंस में। हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि एक ही चीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, बस वो चीज हमने नहीं पढ़नी, वो चीज आती भी नहीं है। मैं भी बताऊंगा आपको। पता है कुछ साइंस एंड टेक के बारे में? तो चलो पेपर वाइज डिस्कस करते हैं। तो ये पता होगा आपको कि हमारा कॉमन टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। प्रीलिम्स में काफी ज्यादा पार्ट जो है इसका कवर किया जाता है। प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं तो अराउंड 12 टू 15 क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में अभी पिछले साल की कट ऑफ देखिए आपने कितनी गई थी? लास्ट ईयर की कट ऑफ प्रीलिम्स की 76 गई थी, जनरल की कट ऑफ 76 200 में से। 76 का मतलब है कि अगर आपके 40 क्वेश्चन भी सही है 100 में से तो आप सेफ हो, ठीक है, आउट ऑफ 100। लेकिन वो 40 क्वेश्चन सही करना भी बच्चों को बहुत स्ट्रगल लगती है। ठीक है, मतलब ऐसा था कि जो लोग रैंक होल्डर्स हैं, जो लोग क्लियर भी कर चुके हैं, जो दोबारा पेपर दे रहे हैं, वो भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। कितनी बार ऐसा होता है, कितने एग्जांपल्स आपको भी पता होंगे ऐसे, जो एक बार क्लियर कर गए, एक बार मेंस क्लियर कर गए, एक बार इंटरव्यू क्लियर कर गए, मेरिट लिस्ट में आ गए, लेकिन एक बार प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। ऐसा प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही प्रोफेशनल होने की जरूरत है। ठीक है, प्रीलिम्स इसलिए यूपीएससी ने सिर्फ एक स्क्रीनिंग रखा हुआ है। प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। फाइनल जो आपकी नॉलेज है वो तो मेंस और इंटरव्यू में चेक की जाती है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 12 टू 15 मार्क्स जो है वो साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं। और साइंस एंड टेक का ऐसा है कि हम इसको ज्योग्राफी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एनवायरमेंट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था जीआईएस के रिलेटेड, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच इज बेस्ड ऑन जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में हम इसमें एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, आप सर्वे करो कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अराउंड एनवायरमेंट से भी सेम 12 टू 15 क्वेश्चंस हर साल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओवर एंड ओवर अराउंड 30 क्वेश्चन जो है हमारे इस सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं, अगर हम एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक को साथ लेके चले। ठीक है, चलो हम सिर्फ साइंस एंड टेक को रखते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन। तो अराउंड आपको 85 मार्क्स हम लेके चलते हैं कि आपको 85 मार्क्स चाहिए सिक्योर होने के लिए। 45 आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आपके सेफ चांसेस हैं। अब उसमें से आप अगर साइंस एंड टेक छोड़ दो तो 85 रह गए पीछे। 85 में से 45 नंबर लेने इजी है कि मुश्किल है? मुश्किल हो गए, तो इस सेक्शन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। कई बार बच्चे कहते हैं कि छोड़ दो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कर लिया, थोड़ा सा करंट पढ़ लेते हैं, छोड़ दो साइंस एंड टेक को, इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, कहां पढ़ना। सेम बच्चे मेंस में भी गलती करते हैं, सेम प्रीलिम्स में भी गलती करते हैं। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से, और अगर आप 10 टू 12 क्वेश्चंस कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप ले रहे हो। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी आप अगर 15 में से 6 से 7 क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है, तो भी यू आर सेफ। क्योंकि यूपीएससी ने इसलिए एक जनरल पेपर रखा हुआ है, इसमें ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीटेक वाला पेपर क्लियर कर सकता है। ठीक है, यूपीएससी को पता है कि हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी बच्चे पेपर देते हैं, हाँ, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यूपीएससी कभी भी इक्वेशंस नहीं पूछता, कभी भी फॉर्मूलाज नहीं पूछता। ठीक है, यूपीएससी जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिखना होगा तो यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पेपर में CaCO3 नहीं लिखेगा, सिंपल लिखा कैल्शियम कार्बोनेट। उसको पता है कि बच्चों ने 10th में ये चीज पढ़ी थी, बच्चे भूल गए होंगे। या सिंपल वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखता, तो लिखेगा पूरी स्टेटमेंट लिखेगा कि हाँ, मास एंड एक्सेलरेशन जनरेट्स फोर्स। उसको पता है कि बच्चे जो हैं वो इतने ज्यादा टेक्निकल फील्ड से नहीं है, जनरलाइज सा पेपर है, इसलिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही जनरल वे में पूछे जाते हैं। 9th 10th 11th 12th की जो आपने साइंस पढ़ी है वही हमारा बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फाउंडेशन है इस सब्जेक्ट का।
जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं लूं फोटोसिंथेसिस का। पता क्या होता है फोटोसिंथेसिस? है सबने? बताओ। हाँ, तो हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं ना। इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स जनरेट स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ये हम डेफिनेशन याद करके रखते हैं, लेकिन यूपीएससी इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा डेफिनेशन। हम इतना पढ़ते हैं, अपना दिल खुश कर लेते हैं, हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, 2 साल पहले क्वेश्चन आया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो कुछ 4 स्टेटमेंट्स तो याद नहीं, उसका जो करेक्ट आंसर था वो था इट कन्वर्ट्स फ्री एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसका करेक्ट आंसर था। अब यहां पे फोटोसिंथेसिस को उसने एनर्जी के साथ क्लब कर दिया। एनर्जी जो कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी वो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी आम क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपीएससी वो चीज पूछेगा जो बच्चा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। कितनी बार ऐसे होता है कि आप कोई ऐसा नया टर्म पढ़ लेते हो जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होता, और फर्स्ट टाइम हम मेंस में देखते हैं, मेंस के क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर, पढ़ा आपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग? इन्फ्लेशन पढ़ लिया? इन्फ्लेशन टारगेटिंग उस टाइम पे बच्चों ने पहली बार ये वर्ड देखा पेपर में। यूपीएससी इज नोन फॉर सरप्राइजिंग यू। ठीक है, जैसे यूपीएससी की फुल फॉर्म कई लोग बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि पेपर कैसा आएगा? इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस नहीं पढ़ना। मैं अभी सिलेबस डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स जो है इट इज सिंपली अ स्क्रीनिंग पेपर। उतना पढ़ो जितना जरूरी है। सिलेबस में अभी बताऊंगा प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। अब मेंस पे आते हैं। मेंस में साइंस एंड टेक जो है ये जीएस पेपर 3 में आता है, ये पता ना सबको। ठीक है, पेपर 3 में अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस जो है वो साइंस एंड टेक से पूछे जाते हैं एवरेज। ये कोई गिनती दी नहीं हुई यूपीएससी ने, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। यूपीएससी ने ऐसे कंपोनेंट्स डिवाइड नहीं किए हुए कि इससे इतने क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं जीएस के पेपर में? 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मेंस में साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आप छोड़ना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप जितने भी टॉपर्स देख लो, जितने भी लोगों ने मेंस क्लियर किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर लिखा है, तो आपको जरूर लिखना है। अब जितने भी टॉपर्स हैं वो सारे जीएस के पेपर्स में 20 में से 20 क्वेश्चन करते ही करते हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे वो बहुत अच्छे लिखेंगे, 5 क्वेश्चन एवरेज, 5 क्वेश्चन आप लगा लो बिलो एवरेज, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखना है आपको। ठीक है, यूपीएससी यही चेक करता है कि आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है कि नहीं। यूपीएससी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि एक सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है, उसमें पीएचडी कर लो। आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, हर चीज के बारे में। तो आपको क्वेश्चन करना ही करना है, उसको परफॉर्म करना ही करना है, और वो कब करोगे जब आपके पास उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, अब प्रीलिम्स में क्या है कि क्वेश्चन भी यूपीएससी का है, ऑप्शंस भी यूपीएससी के, आपको उसमें फिट इन करना है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन उसका है, आंसर आपका। ठीक है, यूपीएससी में आप प्रीलिम्स में आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, आपको नॉलेज दिखाने का तो मौका नहीं मिला। अब जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आंसर भी उसी ने दिए हुए हैं। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता आप उसको 4-5 पॉइंट लिख देते कि आपको जो जो पता है। अब मेंस में ऐसा ही है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर लिखना है। जस्ट एक बार क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले मेंस में ही कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो बैट्समैन होते हैं, अपने बैट के ऊपर सिलिकॉन टेप लगा लेते हैं, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? पता किसी को? ये पता, लगा लेते हैं सिलिकॉन टेप लगी होती है बैट के ऊपर, क्यों लगाते हैं नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, हार्डली कुछ 10% ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा। ठीक है, ऐसे ही एक एस्पिरेंट थे, वो भी आईपीएस है, उन्होंने थोड़ा सा लिखा था इसमें कि हाँ जो सिलिकॉन है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट जो बॉल उसके ऊपर हिट करती है तो बॉल जो है उसको रिपेल करती है, तो बॉल थोड़ा ज्यादा दूर जाती है। ऐसे 4-5 पॉइंट बना के लिख दिए। परफेक्ट नहीं था, लेकिन वाक्यों से अगर हम कंपेयर करें तो कुछ तो लगा ना, लिखा ना। अगर वाक्यों में 0 मार्क्स मिले, एग्जामिनर के पास 10 पेपर है, 9 में कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 में कुछ लिखा हुआ है, तो वो कुछ नंबर तो देगा। ठीक है, तो आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ सिंपल सी कोई भी। अब इसमें अब ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग पेपर दे रहे हैं वो सारे क्रिकेटर्स हैं। ठीक है, कि उनको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, और वो जो आईपीएस थे वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे। लेकिन इसमें क्या नॉलेज टेस्ट की जा रही है? आपकी साइंटिफिक टेम्परामेंट, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जनरल साइंस नहीं चेक की जा रही, कि आपके अराउंड जो है आप साइंस के साथ कितना ज्यादा
कंफर्टेबल हो। हमें पता है कि हमारा देश जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सेल कर रहा है, साइंस के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, इतनी सारी इनोवेशन आ रही हैं, इतनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हमें हर चीज को कहीं ना कहीं साइंस के साथ क्लब करना ही करना है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें कहीं ना कहीं क्लब करना ही करना है। अब आप सोचो कि हमने कल को पॉलिसीज बनानी है, हमने आईपीएस आईएएस बनना है, तो हमें क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या करना पड़ के इतना फालतू सा सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे नेशनल क्वांटम मिशन आया, पता उसके बारे में आपको? इंडिया हैज बिकम द 7th कंट्री टू अप्लाई इट्स ओन नेशनल क्वांटम मिशन। क्वांटम जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें हम जो भी डाटा सेंड करते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। जैसे अगर किसी को कोई मैसेज कर रहा हूं तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू इधर उधर लीक नहीं होगा, मैसेज वो बिल्कुल सिक्योर्ड रहेगा। ठीक है, इसको क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं। अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ही नेशनल क्वांटम मिशन को इंप्लीमेंट करना है, सरकार पॉलिसी लेके आई है तो, लेकिन उसके बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना। हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे, हम कैसे उन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे? तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक्स हैं बिल्कुल। यूपीएससी जो है बिल्कुल फंडामेंटल के ऊपर चलता है, बेसिक्स के ऊपर चलता है। अब फोटोसिंथेसिस कितना बेसिक सा एग्जांपल है, लेकिन हम बेसिक छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल इसमें पीएचडी करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा सिलेबस पे हम चले, हम देखा सिलेबस यूपीएससी का, देखा प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, मेंस का देखा सिलेबस कभी देखा? तो क्या लिखा हुआ है साइंस एंड टेक के सिलेबस में, बताओ सहज, आपको तो काफी टाइम हो गया तैयारी करते। प्रीलिम्स में सिंपल लिखा हुआ है जनरल साइंस। ठीक, अब हम क्या समझते हैं जनरल साइंस से, बताओ? साइंस बैकग्राउंड से है कोई? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बिल्कुल सही। लेकिन 2011 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था, 2011 से लेके आज तक यूपीएससी ने हार्डली जनरल साइंस से कुछ 4 या 5 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, बायो में 3 से 4 पूछे, फिजिक्स में 1 से 2 और केमिस्ट्री में 0, कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ो, सेल बायोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें पढ़ो, ये सारी चीजें कहीं नहीं आएंगी। ठीक है, आप पिछले सारे पेपर उठा के देख लेना। और बायो में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कोविड के बाद पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी वैक्सीनेशन के ऊपर, टी सेल्स, सी सेल्स क्या होते हैं, ये एक्स वाई सेल्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसके ऊपर पूछे गए आफ्टर कोविड। तो जनरल साइंस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और जनरल साइंस अगर आपको पढ़नी है तो 9th 10th की जो एनसीईआरटी है ये बिल्कुल बेसिक है, एनसीईआरटी उठाओ, इसमें से सारी क्वेश्चंस निकाल दो, सारे न्यूमेरिकल्स निकाल दो। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ो बस, वो टेक्स्ट जो कि एवरीडे लाइफ के साथ रिलेटेड है। जैसे कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है पता है? नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा एसिड होता है बताओ? ये तो यूज करते हो आप नहीं? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, तो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है टेंट्रिक एसिड होता है उसमें। ठीक है, ऐसी एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? एंट स्टिंग, जो चींटी काटती है ना, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये एवरीडे लाइफ के साथ रिलेटेड है। जैसे जब सनसेट होता है, सनराइज होता है, सन रेड कलर का हो जाता है, क्यों? एटमोस्फेयर क्या, इसमें एक प्रोसेस होता है, उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, क्यों? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दो चीजें काम करती हैं इसमें। तो ये सारी चीजें आपके एवरीडे साइंस के साथ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है बिल्कुल भी साइंस कन्वेंशनल है, उसके बेसिस उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं मेंस के सिलेबस। मेंस के सिलेबस में यूपीएससी ने लिख के दिया हुआ है सिलेबस क्या क्या है।
कि अब कोई लिमिट नहीं है सिलेबस की, कोई बाउंड्री नहीं है सिलेबस की। अब उन्होंने जीएस 3 में सिंपल पॉइंट वाइज पॉइंट सिलेबस लिखा हुआ, उसमें डिवीजन नहीं है कि इतना इकोनॉमी का है, इतना साइंस एंड टेक का, इतना एनवायरनमेंट का, इतना डिजास्टर मैनेजमेंट का, इतना इंटरनल सिक्योरिटी का, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ आपस में इंटर रिलेटेड है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आईटी एंड कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, एक स्पेस टेक्नोलॉजी। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं लिखे हुए लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी कहीं नहीं लिखा हुआ यूपीएससी के सिलेबस में, हाँ लेकिन टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है, तो हमें करना है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था मेंस में S400 पे, हाउ इज S400 बेनिफिशियल फॉर द सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ आवर कंट्री? पता है S400 के बारे में? मार गिराता है किसको? एक मिसाइल सिस्टम है, पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है, ट्रक्स के ऊपर मिसाइल्स फिटेड है, ये हमने रशिया से एक्वायर किया था। इसमें आपको S400 के फायदे बताने थे क्योंकि इंडिया ने एक्वायर किया। सो हाउ इज S400 द बेस्ट डिफेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, वो बताना था। अब ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है लेकिन सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक और टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं लिखा, दैट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी सिलेबस में नहीं लिखा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर्ड हम हो चुके हैं, हर एक सेक्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, और जैसे इकोनॉमी में लिखा हुआ है डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी का पार्ट है लेकिन टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में हम नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। आईटी भी यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर में, ठीक है, स्पेस को भी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, वेदर फोरकास्ट यूज कर रहे हैं हम फार्मर्स के लिए, तो स्पेस टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं। तो आपको सबको आपस में इंटीग्रेट करके चलना है। ठीक है, अगर आप देखो इंटीग्रेट करके चलोगे ना तो आपका एक आंसर बहुत अच्छा बनेगा। एग्जामिनर को पता होगा कि आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जैसे लास्ट ईयर विंटर सेशन की बात है, एक बिल पास हुआ था, डीएनए रेगुलेशन बिल। लोकसभा में बिल पास हो गया था, राज्यसभा में गया था, राज्यसभा में डिस्कशन चल रही थी, लेकिन पूरी कंट्री वाइड इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन डिबेट होने लग गई थी, इसके खिलाफ इश्यूज होने लग गए थे, तो वो बिल जो है उसको वापस ले लिया गया था। अब ये डीएनए रेगुलेशन बिल है, डीएनए जो अपने आप में बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, साइंस एंड टेक के साथ रिलेटेड है, लेकिन एक रेगुलेशन बिल आ रहा है तो ये गवर्नेंस का भी पार्ट है। ठीक है, तो GS2 का भी पार्ट है, GS3 का भी पार्ट है। अगर आप आंसर को GS2 और GS3 के हिसाब से लिखोगे, अब इसी को GS3 में पूछ लिया तो साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया, GS2 में पूछ लिया तो गवर्नेंस का पार्ट हो गया। तो आपने दोनों एस्पेक्ट्स लेके चलने, तभी आपका आंसर जो है स्टैंड आउट करेगा, बाकियों से अलग बनेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही सरोगेसी एक्ट था, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का इशू था और साथ में इसका गवर्नेंस का इशू था। एनवायरमेंट के कितने ऐसी एनवायरमेंट, चलो ये एनवायरमेंट पार्ट नहीं है लेकिन उसमें भी कितने एग्जांपल्स हैं। तो हमें सिंपली सारे के सारे जो हमारे जीएस के पेपर्स हैं उनको आपस में हम क्लब करके पढ़ें, इसीलिए एनसीईआरटीज बोला जाता है एनसीईआरटीज पढ़ने को। एनसीईआरटीज जो है दे आर ब्यूटीफुली रिटन बुक्स। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सारी चीजें आपस में इंटीग्रेटेड है। जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो रही है वहीं से हमारी पॉलिटी शुरू हो रही है, जहां पे हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही है वहीं से इकोनॉमी भी शुरू हो रही है। इकोनॉमी हम कहां से पढ़ना स्टार्ट किया आपने? इंडिपेंडेंस से। 5 ईयर प्लान्स कहां से शुरू हुए हमारे? जब प्लानिंग कमीशन आया 1950 में, वो तो इंडिपेंडेंस के बाद ही आया। ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ा अलग चलता है, तो ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपस में क्लब करके पढ़ो आप, तो वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर निकलेगा। ठीक है, जैसे अगेन एक क्वेश्चन आया था कि हाउ इज जूनो मिशन के बारे में पता है? जूनो नासा का मिशन है जुपिटर पे। ठीक है, कि जूनो जो है वो हाउ विल इट बी बेनिफिशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ अर्थ ओरिजिन, कि हम जुपिटर को पढ़ के कैसे हम अर्थ ओरिजिन के बारे में पता लगा सकते हैं। अब ये ज्योग्राफी का पार्ट भी है, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट भी है और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी, क्योंकि जूनो के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप अपना आंसर इस वे में लिखो कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी लिखो और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लिखो, स्पेस टेक्नोलॉजी भी लिखो, तो आपका अगर एक आंसर बहुत अच्छा निकल के आएगा।
ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स, तो आपको पता ही है ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीटली करंट बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन अगेन फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो अगेन सरप्राइज करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, उसी के बैकग्राउंड में जो उसका फैक्ट होगा, जैसे कोई भी मिशन है, मान लो अब गगनयान मिशन है, ठीक है, उस पर मैं आऊंगा अभी आगे। गगनयान मिशन क्या फीचर है गगनयान मिशन का, क्या पता है गगनयान मिशन के बारे में आपको? साइंटिस्ट जाएंगे स्पेस में, कौन से साइंटिस्ट, कहां के साइंटिस्ट? गवर्नर जाएंगे, आर्मी के लोग, नासा का मिशन है गगनयान, मैनमेड मिशन है, लोग जाएंगे। इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है, इंडिया जो है पहली बार ह्यूमंस को भेजेगा स्पेस में, ठीक है, 2024 में ही जाएगा गगनयान। पहले कभी गए इंडियन स्पेस में? राकेश शर्मा नासा की तरफ से गए थे, कल्पना चावला नासा की तरफ से गई थी, राकेश शर्मा रशिया की तरफ से, रॉसकॉस्मोस जो उनकी एजेंसी है वहां उसकी तरफ से गए थे। इंडिया पहली बार ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगा, लेकिन ये एक मिशन नहीं है, ये 3 फेजेस में है मिशन। पहले फेज में रॉबोट्स जाएंगे, ठीक है, रॉबोट जाएगा, जो रॉबोट उन्होंने बनाया अभी, व्योम मित्रा उसका नाम है, सुना है व्योम मित्रा? इसके अंदर बिल्कुल ह्यूमन सेंसर जो है वो फिट किए हुए हैं, वहां जाके ये चीज टेस्ट की जाएगी कि ह्यूमन बॉडी कैसे एक्ट करेगी स्पेस में जाके, ठीक है, डिफरेंट स्पेस का जो एटमॉस्फेयर है या जो भी गैस है उसको ह्यूमन बॉडी कैसे फेस करेगी, क्या रिएक्शंस करेगी, फिर उसके बाद ह्यूमंस को भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मिशन है ये हम इसको बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी, रोबोटिक्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। रोबोटिक्स अपने आप में एक अलग से टॉपिक है और साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, रोबोटिक्स की एप्लीकेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है, रोबोटिक्स हम कवर करेंगे, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, कहां कहां पे रोबोटिक्स जो अप्लाई होता है, रोबोट्स कहां पे अप्लाई होते हैं, क्या होते हैं रोबोट्स, एवरीथिंग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारा एक्चुअली सिलेबस है वो ये है सारा सिलेबस, और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी यहीं से पूछे जा रहे हैं, जो कि उन्होंने मेंस में टॉपिक दिए गए 2011 के बाद से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, कोर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कोई टॉपिक नहीं पूछा जा रहा, आपसे नहीं पूछा जाता वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, बताओ फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, न्यूटन का पहला लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। अगेन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बायो में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करंट से पूछे गए, ठीक है, वैक्सीनेशन से पूछे गए, जो कोविड के बाद से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बस, ठीक है। फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन है हमारे, तो एवरीडे जो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो पढ़नी है उसका मैंने आपको सोर्स बता दिया, 9th 10th की एनसीईआरटी, बस कुछ मेजर टॉपिक्स हैं बस उनको पढ़ो, उनके अगर आपने नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाओ, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने की जरूरत नहीं। फिजिक्स में तो कंप्लीट न्यूमेरिकल्स है, अब 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा के देखो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, ये सारी चीजें, इनमें तो न्यूमेरिकल्स भरे हुए पूरे, न्यूमेरिकल थोड़ी देगा वो, ठीक है, कि एक वायर है कॉपर की, इतना करंट पास हो रहा है, इतने चार्ज पे पास हो रहा है, बताओ कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा यूपीएससी, ना ही एसी सेट में आएगा, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो हमने इनको कवर करना, एक एक करके टॉपिक्स कवर करेंगे, अराउंड 10 से 12 लेक्चर्स में हम अपना पूरा साइंस एंड टेक कवर करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम देने की इसको जरूरत नहीं है, सिंपल साइंस एंड टेक के ये टॉपिक्स पढ़ो, इंटीग्रेटिंग विद करंट अफेयर्स एंड वी आर सॉर्टेड, वी आर सेफ, ठीक है। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी यहीं से ही बनते हैं यहाँ के, तो काफी ज्यादा पार्ट है, अगेन 12 to 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। बहुत इजी चीजें हम समझेंगे। अब मेरे को बता दो पीपीटी के थ्रू पढ़ना है कि नोट्स बना के पढ़ना है, क्योंकि नोट्स बनाने में फिर टाइम बहुत निकल जाएगा, पीपीटी के थ्रू मैं आपको करवा दूंगा, अराउंड हमारे 10 से 12 लेक्चर में कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। पीपीटी हाँ वो तो मैं चलो सेंड करूंगा अभी आपको, साथ साथ में एक टॉपिक की पीपीटी बना के, जैसे ट्रांसलेशन होती है, कोशिश करूंगा ट्रांसलेशन ना हो, ठीक है, उसमें मेरे को भी मजा नहीं आता है कि लाइन इंग्लिश में लिखी है मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझा दूं और आप भी टाइम पास करो और मैं भी टाइम पास करूं, वो नहीं करेंगे, हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे,
ठीक है, अब पढ़ना कैसे है हमने, हर एक टॉपिक को 4 कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे हम। पहले आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशंस, इश्यूज, इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, सारे टॉपिक में ये हम 4 चीजों को पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जांपल ले हम कोई एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊं, रोबोटिक्स का एग्जांपल लेते हैं। क्या समझते हो आप रोबोटिक्स के बारे में? बताओ क्या है रोबोटिक्स? रॉबर्ट, कौन सा रॉबोट? हाँ जी, प्रतीक कुमार। वोट आप ही ने डाला बस, और तो नहीं डाला भी किसी ने? पंजाब में तो हुए नहीं अभी इलेक्शंस। जब वोट डालते हो यहाँ पे इंक लगती है ना, एक लगी है आपके? दिखाओ क्या चीज होता है ये? सिल्वर नाइट्रेट होता है। बस तभी पूछ रहा हूँ मैं आपको। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हीट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना कलर छोड़ जाता है परमानेंट। हमारी जो बॉडी हीट होती है, स्किन के ऊपर हीट होती है, उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है बेसिकली। चलो छोड़ो उसको। रोबोटिक्स में जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रोबोट। डेफिनेशन के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। पेपर में नहीं आएगा रोबोट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें पता है कि इट्स अ मशीन। सिंपल एक मशीन है जो कि ह्यूमन कमांड्स के ऊपर काम करती है। ऑल मशीन्स आर नॉट रोबोट्स, बट ऑल रोबोट्स आर मशीन्स। सारी मशीन रोबोट नहीं होती। अब ये एसी है, ये मशीन है, रोबोट थोड़ी है ये। ठीक है, हमारी कमांड के ऊपर काम थोड़ी कर रही है। हमने उसके अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया, बस वो अपने हिसाब से चल रहा है। जब तक हम बंद नहीं करेंगे बंद नहीं होगा। रोबोट को हम कमांड देंगे कि इतनी देर तक आपने ये काम करना है, उस एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद आता है रोबोटिक्स। व्हाट इज रोबोटिक्स? रोबोटिक्स सिंपली इट इज अ स्टडी ऑफ रोबोट्स। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी, एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है रोबोटिक्स, जिसमें मल्टीपल फील्ड्स में हम काम करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ रोबोट्स। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे टाइप्स ऑफ रोबोट्स, ये जेंडर के बेसिस पे भी डिवाइड होते हैं, फेमिनिन रोबोट्स और मैस्कुलिन रोबोट्स। अब सिंपली आप लिख दो पेपर में, जैसे व्योम मित्रा है, व्योम मित्रा इज अ फीमेल रोबोट, और एक तरफ आप लिख रहे हो इट इज अ फेमिनिन रोबोट, मतलब सेम है दोनों का। लेकिन अगर आप फेमिनिन रोबोट लिख रहे हो तो एग्जामिनर को पता है कि यार आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में पता है, टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है आप। यही छोटी छोटी चीजें जो एग्जामिनर को इंप्रेस करती है, यही चीजों से आपका आंसर जो है अलग होता है। लिखना सबने वो है। जैसे हम मेंस के बारे में हम अगर बात करें तो मेंस में जो ऑप्शनल होता है ना, ऑप्शनल जो है वो आपका पेपर, आपका रिजल्ट डिसाइड करता है, क्योंकि ऑप्शनल आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा। बाकी जीएस तो सब बच्चों ने एक जैसे आंसर लिखे एवरेज। ठीक है, अगर X400 के ऊपर क्वेश्चन आया है तो उसके फायदे तो वही है ना 10-12, और हर सारे बच्चे वही फायदे लिखेंगे। लेकिन आप उसमें कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आपका आंसर कितना ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल है, वो आपको स्टैंड आउट करवाएगा। ठीक है, सिंपल कॉलेज की तरह अगर आप आंसर लिख दोगे, जैसे कॉलेज में हम लिखते हैं कि हाँ एक लाइन लिखी ऊपर इंट्रोडक्शन द फॉलोइंग लिखे, बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। और आंसर राइटिंग मुझे पता है आप लोग करते नहीं हो। इकोनॉमी वाले सर देते हैं क्वेश्चंस, जो बच्चे देते हैं कॉपी कॉपी करके ले आते हैं और दे देते हैं सर को, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्लास में आंसर राइटिंग करवाता हूँ, इनसे पूछ लो जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं। मैं क्वेश्चन देके ये नहीं है कि कल लिख के लेके आना, अभी लिख के दिखाओ। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी रेडी रहना, पर डरना मत, कोई बात नहीं। तो ऐसे टाइप्स ऑफ रोबोट्स हो गए। जैसे एक टाइप 1 रोबोट होता है, टाइप 2 रोबोट होता है। टाइप 1 रोबोट है जो कि ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये फोन है, मैं बोलूं कि इसका सेंटर पॉइंट पे छेद करना है। ठीक है, तो रोबोट जो है वो अपना सेंसर देखेगा और सेंटर पॉइंट पे होल कर देगा। अब मैं किसी ह्यूमन को बोलूं, वो 4-5 दिन के बाद बोलेगा कि हाँ जी बताओ कहाँ करना है होल। अब वो
बिल्कुल परफेक्ट हो गया, लेकिन जो रॉबोट है वो उसी टाइम पे करेगा। ठीक है, तो टाइप 1 रॉबोट्स होते हैं जो ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम करते हैं। जैसे प्रज्ञान के बारे में पता है, चंद्रयान के मिशन के बारे में पता है, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इसमें जो रोवर था वो बेसिकली रॉबोट था एक। पहले भी मैंने बताया, जो कि चंद्रयान चांद पे उतरा, ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी खोज क्या थी कि वहां पे सिल्वर है। अब उसके अंदर वो फंक्शन सेटअप किया गया है कि आपको सिल्वर ढूंढना है, सॉरी सल्फर है, सल्फर ढूंढना है आपको। अब ह्यूमन होता तो ह्यूमन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ह्यूमन को भेजा सल्फर ढूंढने के लिए, वहां पे उसको डायमंड दिख गया, गोल्ड दिख गया, वो गोल्ड डायमंड उठा के ले आएगा। ठीक, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बंदीकूट के बारे में सुना है आपने? बंदीकूट एक रॉबोट है जो कि ये जो मैन होल्स हैं उसको साफ करने के लिए यूज किया गया। जो ये स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जो गटर साफ करते हैं बेसिकली, इसमें आप देखो कितने सारे हमारे पास केसेस है कि ह्यूमंस की डेथ हो गई में गिर के। तो जो भी लो डिग्निफाइड जॉब्स होती हैं, उसको जॉब्स को करने के लिए हम जो रॉबोट्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, टाइप 1 रॉबोट्स को। और टाइप 2 रॉबोट्स होते हैं जो कि ह्यूमन से बेटर काम नहीं करते। ठीक है, जिसमें ह्यूमंस जो है वो ज्यादा बेटर काम करेंगे। जैसे कि अगर गाड़ी डिजाइन करनी हो तो ह्यूमन डिजाइन करेगा ना। चलो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम रॉबोट से कंपेयर करें तो ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि ह्यूमंस बेटर कर सकते हैं, तो उनको हम टाइप 2 रॉबोट्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि कोई हमने अगर सर्जरी करनी है, डॉक्टर्स को तो रोबोट्स रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर रोबोट्स, जैसे रोबोट्स जो है उनको हम यूज करते हैं रोबोटिक्स को मेडिकल फील्ड में, लेकिन दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर की टीम होती है वहां पे। और इवन अब फ्यूचर में ऐसा सिस्टम आ रहा है कि मान लो कि कहीं लखनऊ में कोई केस चल रहा है और रॉबर्ट जो है वो आगरा में बैठा हुआ है, ठीक है, और लखनऊ में जो रॉबर्ट है वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है कि एक हेड रॉबर्ट होगा, उसके नीचे अलग अलग जगह पे अलग अलग रॉबर्ट्स में एम्प्लॉयड होंगे, और जो हेड रॉबर्ट है वो बाकियों को इंस्ट्रक्शन देगा। लेकिन जो हेड रॉबर्ट है उसके पास भी एक डॉक्टर्स की टीम बैठी हो। ये क्यों है कि जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे डॉक्टर्स पहुंच नहीं सकते, वहां पे इजीली हेल्थ के जितने भी ये सारे जो बेनिफिट्स है वो हम दे सकते। तो ऐसे टाइप्स ऑफ रॉबर्ट्स होते हैं। और एक और इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है, लॉज ऑफ रॉबर्ट, लॉज ऑफ रोबोटिक्स, सॉरी। रॉबर्ट मूवी देखिए, क्या खराब था उसमें? क्यों एंड में बेचारे रॉबर्ट को डिसमेंटल कर दिया गया था? सॉरी, समझा नहीं। फीलिंग्स आ गई थी इसलिए? फीलिंग्स नहीं थी इसलिए? ठीक है, चलो तो मूवीज के लिए अच्छा लगता ना। रॉबर्ट्स जो है वो ह्यूमंस के लिए डेडली ना हो जाए। ठीक है, वो रॉबर्ट ह्यूमंस को ही ना मारना शुरू कर दे। ठीक है, सिंपल एक ही लॉ है बस रोबोटिक्स का, कि वो अनएथिकल यूज नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, और इवन अब एथिक्स की बात हो रही है तो GS4 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एथिकल यूज ऑफ रोबोटिक्स। अब आप इसको GS3 में रख लो या GS4 में रख लो, अगेन सारे GS के जो पेपर्स हैं आपस में इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए इसके। अब इसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस पे, कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं हम। सबसे ज्यादा रोबोट्स कहां पे अप्लाई होते हैं, कौन सी जगह पे अप्लाई होते हैं? वेरी गुड, इंडस्ट्री। ठीक है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन रोबोटिक्स में कि चाइना जो है उसने 6 लाख रोबोट्स जो है वो को मतलब अपने इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय किए, 6 लाख रोबोट्स को। तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा रोबोटिक्स को यूज कर रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इंडस्ट्री में यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, आप देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इवन फोन्स की इंडस्ट्रीज में, IT इंडस्ट्रीज में, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, हर जगह पे रोबोट्स जो है वो यूज होते हैं। पैकेजिंग के लिए, फिलिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, हर जगह रोबोट्स यूज हो रहे हैं। इसके रिलेटेड इशू भी है हमारे पास। क्या इशू होगा अगर इंडस्ट्री में इतने सारे रोबोट्स आ जाएंगे तो? अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन UPSC नहीं पूछेगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो 8th क्लास का बच्चा भी बता देगा ये चीज कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, रॉबर्ट्स आ जाएंगे। तो आपको एक लेवल ऊपर सोचना, ई वेस्ट जनरेट होगा। और ठीक है, एक पॉइंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब रोबोटिक्स जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। ठीक है,
जिससे लेबर को आप पे नहीं कर पाओगे, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। ठीक है, तो रोबोटिक्स विल लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो तो एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी इंडस्ट्रीज है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो बहुत कम है। 80% ऑफ द इंडियन मार्केट इज छोटी इंडस्ट्रीज। छोटे इंडस्ट्रीज जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन, हमारी जीडीपी कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो यही किसका इशू है। ठीक है, तो ऐसी हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को आपको इस वे में पढ़ना है। और कहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी बोला आपको स्पेस की हमने बात की, स्पेस में यूज कर सकते हैं हम इसको, हेल्थ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ सेक्टर का भी आपको एग्जांपल दिया। हम इसको डिफेंस में यूज कर सकते हैं। डिफेंस में कहां पे यूज कर सकते हैं रोबोटिक्स को, रोबोट्स को? सबसे बड़ी बात है कॉम्बैट में, लड़ाई करने। ठीक है, जो लड़ाई हो रही है उसमें हम रॉबोट्स बना के भेज दें, क्योंकि क्या हो गया, ह्यूमन लाइफ का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इशू क्या है कि पहचान करना मुश्किल है कि अपना कौन है और दुश्मन कौन है। ठीक है, अपनों को ही मारना शुरू करते क्योंकि फीलिंग नहीं है ना, उसके अंदर वो सारा सिस्टम फिट करना पड़ेगा। एक इशू है, लेकिन इशू का ये नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, हर इशू का सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन कहां से मिलेंगे आपको, करंट अफेयर से। जब करंट अफेयर में साइंस एंड टेक पे किसी भी चीज के ऊपर कोई भी आर्टिकल आ रहा है, आपको ये चार चीजें निकालनी है उसमें से, बस उसका कॉन्सेप्ट निकालो, एप्लीकेशन निकालो, इश्यूज निकालो, इंडिया कहां पे है और वर्ल्ड कहां है, उस सेक्टर। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एग्रीकल्चर में अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, रोबोटिक्स को। एग्रीकल्चर में हम कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रेड करने में, बिल्कुल सही। ठीक है, सॉइल की टेस्टिंग में। ठीक है, इवन हार्वेस्टिंग में, सोइंग में, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि टी, टी जो है वो एक कंप्लीटली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो कि लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या है, अगेन अफोर्डेबिलिटी। इंडिया में अगेन फार्मर से ज्यादा पीजेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो जमीन ठेके पे लेके काम करते हैं, इनकी अपनी जमीनें नहीं है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे इसको, अफोर्डेबिलिटी का इशू है। ठीक है, तो ऐसे सारे इश्यूज हैं। और बाकी इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया जो है वो रोबोटिक एप्लीकेशन में अगेन 7th नंबर पे, वर्ल्ड पे चाइना टॉप पे, हर एक चीजों में। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोबोटिक्स है, वो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है। यूनेस्को की रिपोर्ट आई है एथिकल यूज ऑफ रोबोटिक्स, आपको रोबोटिक्स को अप्लाई करना है करो, लेकिन उसका एक एथिकल यूज होना चाहिए। आप गलत चीजों के लिए रोबोटिक्स को नहीं अप्लाई कर सकते, गलत चीजों के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो गलत भी यूज की जा सकती है हर जगह पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हर एक टॉपिक को लेकर, ये सिर्फ एक एग्जांपल था बस एक टॉपिक का। ठीक है, ऐसे बाकी टॉपिक्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ सारे टॉपिक के बारे में। डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ही डिवीजन करके इसको पढ़ना है। अभी 2024 इंडियन आर्मी हैज अडॉप्टेड दिस ईयर एज ईयर ऑफ इनोवेशन अडॉप्शन, कि हम नई इनोवेशंस को लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें आर्मी है तो हम आर्मी के सारे इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे, जो भी नए इक्विपमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली देखो एक मिसाइल्स आ जाती हैं, एक आपके एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स आ जाते हैं, इंडियन नेवी के नेवल शिप्स आ जाती हैं। बाकी इसमें अब आजकल है ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स आ रहे हैं तो हम ड्रोन्स को पढ़ेंगे। मिसाइल में हम कितनी बार बताया मैंने आपको, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है। ठीक है, बाकी इनकी स्पीड कितनी होती है, एक हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, उन सारे एग्जांपल्स, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अगेन ये सारी चीजें जो आपका करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर्स में आता है। बाकी जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेस जो न्यूज में है वो तो हम पढ़ते ही हैं। बाकी जो होंगी एक कन्वेंशनल जो हर साल होती होती है, मैं आपको लिखवा दूंगा एक्सरसाइजेस जो जो होती है। ठीक है, आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसके लिए पता होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या चीज है। ठीक है, क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, बताओ क्या पता है आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। बताओ सुकृति, आप भी कुछ साइंस बैकग्राउंड से, आप क्या बैकग्राउंड है आपका, आर्ट्स। बताओ न्यूक्लियर एनर्जी में इतना ज्यादा सुनते हैं, आप साइंस से हो। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, यूरेनियम होता है। यूरेनियम क्यों यूज करते हैं, कोई और क्यों नहीं यूज करते, पोटेशियम क्यों नहीं यूज करते, सोडियम क्यों नहीं यूज करते।
सॉरी, सोडियम हाईली रिएक्टिव, यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये हमारे 3 न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन क्या होता है? जब 2 एटम आपस में आके मिलते हैं। फिजन क्या होता है? जब एक एटम मल्टीपल एटम्स में ब्रेक अवे हो जाता है। तो दोनों ही रिएक्शंस में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अनकंट्रोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन, जो हम बोलते हैं न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसमें बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, और वो अनकंट्रोल्ड होता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत दूर तक देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये रिएक्शंस होते हैं, बट कंट्रोल्ड तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है यूजिंग, एक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इज ड्राई आइस, देखा शादियों में ड्राई आइस यूज की जाती है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में डालते हैं। बेरियम रॉड्स को न्यूक्लियर रिएक्टर में डालते हैं कि हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि वो चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन गेम खेलिए, खेलना समझ आ जाएगा आपको कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर एक्ट करता है। इसको डाउनलोड कर लेना, एंड्रॉइड में भी, iOS में भी है चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन के, न्यूक्लियर फिजन के, फ्यूजन के। अब सन है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तभी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना सन, उसमें कॉन्टिन्यूअसली एक चेन रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन सन में। ठीक है, तो ये सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। बाकी इसका यूज हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में, हम जनरेशन में इसको यूज कर सकते हैं, एनर्जी जनरेशन में यूज कर सकते हैं। इवन जितनी भी मिसाइल्स हैं उनमें जितने भी फ्यूल हैं वो सारे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी? बताओ, नैनो का मतलब क्या है? स्मॉल, 10⁻⁻⁹ ठीक है, 10⁻⁻⁹ बहुत स्मॉल यूनिट होता है। इतने स्मॉल यूनिट के ऊपर काम करना, उससे स्मॉल यूनिट कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, नैनो, इन नैनो टेक्नोलॉजीज को हम अलग अलग सेक्टर्स में यूज करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में, साइंस में, आर्ट्स में, इवन हम हेल्थ में, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हर जगह पे नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि स्मॉलर लेवल पे काम करना, बहुत ही माइन्यूट प्रिसाइज लेवल पे काम करना। हम पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें सारा डीएनए पढ़ेंगे, हम आरएनए पढ़ेंगे, इवन सबसे ज्यादा जो अभी न्यूज में है चीज, दैट इज क्रिस्पर कैस9। करंट अफेयर अगर आप लगाते हो या वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही किया था हमने इसके बारे में। उस दिन क्लास में कोई नहीं था, मैंने रिकॉर्ड किया था लेक्चर। नहीं, ये पता क्या होता है डीएनए? सॉरी, डीऑक्सी तो इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जीन्स तो पता होंगे आपको क्या होते हैं? जीन, जैसे हमारे जीन्स में बिल्कुल एक जनरेशन टू जनरेशन जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो पास होती है जीन्स में, और जीन्स जो है, दिस जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए के बीच में हमारा सारा जो जनरेशनल जितनी भी हमारे फीचर्स हैं वो सारे स्टोर्ड होते हैं। जैसे एक तरह के आप देखो फेस के फीचर्स होते हैं, हमारे अपीयरेंस के फीचर्स होते हैं, एक जैसी आवाज होती है, एक जैसी आंखें हैं, एक जैसे नाक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारा जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है थ्रू डीएनए। अब मान लो किसी एक डीएनए में कोई डिफेक्ट है, छोटी हाइट है, पतली आवाज है, थोड़ी भारी आवाज है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल, तो ऐसे डिफेक्ट को अगर हमें निकालना है तो उसको बोलते हैं हम जीन मॉडिफिकेशन। जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसी को यूज करके हम क्लोनिंग भी कर सकते हैं। जैसे मेरे जीन को कॉपी कर लिया, एक नया जीन बना लिया,
ठीक है, उस जीन को कहीं पे प्लेस कर ले किसी एम्ब्रॉयो में। अब जो अगला बंदा पैदा होगा बिल्कुल मेरे जैसा होगा, सेम, इसको बोलते हैं क्लोनिंग, क्लोन्स बनाना। ठीक है, तो जीन मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कोई एक डिफेक्ट है, उस डीएनए को हम रिमूव कर देते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं हम Cas9 के साथ। Cas9 क्या होता है, सिंपल एक प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ आरएनएस। ये भी एक एसिड है, एक प्रोटीन है, और ये जो आरएनए होता है ये खुद से मल्टीप्लाई होता रहता है, खुद से रीजनरेट होता रहता है। ठीक है, अब जो डिफेक्ट है वो खत्म हो गया, अब जो एक जीन है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। और ये Cas9 जो है ये एक सीजर की तरह एक्ट करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने यूज किया हो, उसमें एक टूल होता है फाइंड एंड रिप्लेस, है ना। जैसे मान लो कोई वर्ड है, मान लो टाइम है, पूरे एक पैराग्राफ में 10 जगह पे टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम को आपने किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, आप एक बार में सबको रिप्लेस कर सकते हो। बस उसकी तरह काम करता है उस टेक्निक की तरह। जो एक डेड सेल है उसको ढूंढा और उसको नए प्रोटीन सेल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो जीन मॉडिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं क्रिस्पर टेक्निक। ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये Cas9 या क्रिस्पर टेक्निक को अप्लाई किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट किया। कैंसर क्या होता है, बेसिकली कैंसर आर डेड सेल्स। जैसे हम बोले किसी को ब्लड कैंसर हो गया है, उसके ब्लड में डेड सेल्स जो है वो रीजनरेट होने लगे, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो खुद से मल्टीप्लाई होते हैं। अब वो जो डेड सेल्स हैं उसको हमने रिप्लेस करना है Cas9 के साथ, एक प्रोटीन के साथ, तो उसको हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब इसका नेगेटिव यूज भी हो सकता है, क्लोनिंग जो है एक तरह से गलत यूज है, या हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से अपनी सारी मॉडिफिकेशन ही कर लें, तो हम फिर नेचुरल ह्यूमंस थोड़ी रहे। उसमें सारे डीएनए डाल दिए कि बंदे की हाइट लंबी होनी चाहिए, बंदा मैस्कुलिन होना चाहिए, इसका दिमाग बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह होना चाहिए। ठीक है, तो वो तो सारे बनावटी ह्यूमंस बन जाएंगे, सारे क्लोन्स बन जाएंगे। तो इसको ह्यूमंस में अभी तक अप्लाई नहीं किया गया, ह्यूमंस में यूज नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये कॉटन में यूज होता है बस। कॉटन में जो डिफेक्ट्स होते हैं, कॉटन के डीएनए में डिफेक्ट चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। और अभी मस्टर्ड और ब्रिंजल उसके ऊपर टेस्ट चल रहे हैं। और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंडर होता है। हमारे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है बायोटेक्नोलॉजी की, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री नहीं है। ये किसके अंडर काम करता है फिर, ये सारा सारा डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है, पीएमओ के अंडर। तो अगर आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है तो आपको प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन अप्रेजल कमेटी एक काम करती है इसमें, जो डायरेक्टली पीएमओ के अंडर काम करती है। तो ये सारी चीजें जो हम इसमें पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। पढ़ा आपने पहले? नहीं पढ़ा? अभी करंट में है। ठीक है, बाकी आगे आईटी एंड कंप्यूटर्स। आईटी क्या चीज होती है? इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स, ऐसे लिखा हुआ है सिलेबस में, आईटी एंड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स, और आईटी में जितने भी हमारे इश्यूज हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का इशू है, क्रिप्टो करेंसी का इशू है। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है? ड्रॉ नहीं कर सकते, वो तो यूरोपी भी है। क्या पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में? यार बताओ यार ये, क्योंकि करंट बेस्ड है, करंट नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। कुछ करंट के बारे में अगर आपको थोड़ी नॉलेज नहीं होगी तो साथ साथ में नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो साथ साथ में। हाँ जी रीमा, आप बता दो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, बिटकॉइन के फॉर्म में। इसको हम फिजिकल करेंसी में चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ना ही इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। गूगल बाद में कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। ना ही इसको आरबीआई या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जाता है इलीगल एक्टिविटीज के लिए, हथियार खरीदने के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इसको लीगलाइज किया हुआ है, जैसे एक कंट्री है एल सेल्वाडोर, कहां पे, साउथ अमेरिका में। उसने इसको लीगलाइज करेंसी बना दी कि आप आम मार्केट्स में क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हो, बिटकॉइन को यूज कर सकते हो, कि आपने कोई चीज परचेज करनी है उसको बिटकॉइन बेच दिया, बिटकॉइन दे दिया। इंडिया में ये अभी तक अप्लाई नहीं होता, और इंडिया में जितनी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है वो क्रिप्टो के थ्रू हो रही है।
तो एक इशू है हमारा जो कि आईटी कंप्यूटर्स का पार्ट है। बाकी हमारे पास डिजिटल करेंसी, बाकी रोबोटिक्स आपको बता दिया। आईपीआर क्या होता है, ठीक है, बताओ थोड़ा डिटेल में। ठीक है, हाँ जी। पेटेंसी का देखो, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टीज कुछ भी गाड़ी गुड़ी है वो। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस, लैंड। अब एक होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरा दिमाग, ठीक है, मेरा इंटेलेक्ट। तो मेरे इंटेलेक्ट को यूज करके मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई गाड़ी बनाई, कोई डिजाइन बनाया, कुछ भी बनाया, वो अब मेरा अपना दिमाग का राइट है, ठीक है। तो वो चीज कोई भी मतलब चोरी नहीं कर सकता। मैंने ये कुर्सी डिजाइन की है, तो ये जो डिजाइन है ये मेरा है। अब सेम डिजाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो इसको पेटेंट करवा लूंगा, अगर मैं रजिस्टर करवा लूंगा, तो वो चीज को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो आईपीआर के बहुत इश्यूज हैं इंडिया में, ठीक है। आईपीआर इंडेक्स में हम काफी पीछे भी हैं। यूएस, सिंगापुर, ये कुछ कंट्रीज हैं जो उसमें टॉप में है। तो आईपीआर के रिलेटेड जो भी चीजें होंगी हम पढ़ेंगे, जो भी इश्यूज हैं, इंडिया वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन में हम जीआई टैग, आपको पता है हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं जीआई टैग। जीआई टैग, हाँ जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। फॉर एग्जाम्पल, आप कुल्लू से ना, कुल्लू की एक शॉल होती है बड़ी फेमस, वो सिर्फ कुल्लू में ही बनती है। अब कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब जो लोग कुल्लू शॉल को प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ वही लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुल्लू शॉल को कोई चंडीगढ़ में नहीं बना सकता, वहां के लोगों का वो आईपीआर है ना। एक कुल्लू कैप भी होती है शायद, उसको भी मिला हुआ है। पंजाब का बासमती राइस है, उसको मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह में जो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो सकता है, कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स के टाइप्स भी हो सकते हैं। तो इट इज पार्ट ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये भी हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, आए दिन किसी ना किसी को जीआई टैग मिलता रहता है। हाँ, हल्दी को भी मिला था किसी ओडिशा। एक लोकल हल्दी है ओडिशा की, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ओडिशा में। असम का नींबू, अरुणाचल प्रदेश की साड़ी, अभी रिसेंटली एक आंध्र प्रदेश की तिरंगा बर्फी, वो बर्फी है 3 रंग की, और वो 1942 से बन रही है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी ना, उस टाइम पे, मतलब इंडिया के फ्लैग को प्रमोट करने के लिए बर्फी में, तो उसको जीआई टैग मिला है। पता नहीं यार, हरियाणा का मैंने कुछ पढ़ा नहीं। हरियाणा का मैंने पढ़ा, शायद हरियाणा के बासमती राइस को भी है, पढ़ लेना। बाकी हिमाचल की बहुत प्रोडक्ट्स को, हिमाचल में कांगड़ा की टी है, उसको मिला था रिसेंटली। एक किन्नौर का चुल्ली ऑयल है, उसको मिला था। कश्मीर का सेब, कश्मीर का केसर, कश्मीर का पश्मीना शॉल, इन सारी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आईपीआर का पार्ट है। और लास्ट हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी आ गया। स्पेस में हम सारा पढ़ेंगे, स्पेस के बारे में, कितने तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, कौन कौन सी ये ऑर्बिट्स होती हैं, जैसे जियो स्टेशनरी है, लो अर्थ ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस है, ऐसी लॉन्च व्हीकल्स है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, मार्क 3, और कौन कौन से हमारे प्रीवियस मिशन रहे हैं और कौन कौन से अपकमिंग मिशन है हमारे, वो सारा स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज पॉइंट क्या है, थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वो आप पढ़े हुए अपनी ज्योग्राफी में, लेकिन इसमें भी हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारा हमारा पार्ट रहेगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक से, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। कोई डाउट यहां तक?